स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं स्क्रोटम के बारे में, यानी वृषण की। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वृषण कोश की संरचना एंड उसके कार्य। पहले तो हम ये पढ़ते हैं वृषण कोश के कार्य। पहले तो हम इनके कार्य के बारे में जानेंगे। वृषण कोश यानी जिसे हम स्क्रोटम भी बोलते हैं इंग्लिश वर्ड में। देखिए स्क्रोटम, आप इसके बारे में ऐसे समझिए, जो आपकी टेस्टिस होती है मेल में, क्योंकि हम अभी मेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो मेल के बारे में पढ़े तो मेल के बारे में शायद मतलब क्या उसमें फंक्शन होते हैं, टेस्टिस और पेनिस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद फीमेल में हम एंट्री करेंगे। तो वृषण के कोश के कार्य की बात करें तो जो आपका ये होता है लूज टिश्यूज होती हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा आपका ज़रूरत पड़ने पर सिकुड़ भी सकता है, फैल भी सकता है। यानी इसमें कौन सी टिश्यूज होती हैं, आपके लूजली पैक्ड टिश्यू होती हैं। और ये भी जानिए कि जो वृषण होता है, वृषण कोश, इसके अंदर क्या होता है, वृषण 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 इसके अंदर होता है। तो वृषण कोश के अंदर दो वृषण होते हैं। वृषण यानी टेस्टिस, आपके दो टेस्टिस होते हैं। और जो दो टेस्टिस होते हैं, इसकी वजह से ये आपका जो वृषण कोश है, ये ऐसा लगता है कि दो भागों में डिवाइड है, जबकि एक्चुअली में क्या होता है, एक ही स्क्रोटम होता है, एक ही, लेकिन इसमें दो पार्टीशन होते हैं, दो भाग हो जाते हैं। तो जिसके वजह दो आपके टेस्टिस होते हैं, ठीक है। और जो आपका ये वृषण होता है, ये आपका एब्डोमेन होता है। अब सुनेंगे एब्डोमेन क्या था। एब्डोमेन आपको ऐसा समझो, जो पेट है, स्टोमक है, ठीक है, ये आपका एब्डोमेन होता है, पेट वाला रीजन, इसको एब्डोमेन ही कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पहले अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, जो आपका बेबी का डेवलपमेंट हो, यानी भ्रूण समझो, जो भ्रूण है वो माँ के अंदर पल रहा होता है, ठीक है। माँ के अंदर जो भ्रूण पल रहा होता है, मैंने 9 महीने तक बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। तो उस अवस्था में जो सेवंथ मंथ आती है, सेवंथ मंथ तक आपका जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस आपका एब्डोमेन में होता है। 7 मंथ तक टेस्टिस एब्डोमेन में होता है, एब्डोमेन में रहता है, ठीक है। यानी 7 मंथ तक एब्डोमेन में आपका टेस्टिस रहेगा। उसके बाद होता क्या है, 7th मंथ के बाद आपका जो टेस्टिस होता है, ये आपका स्क्रोटम में आता है। तो 7th मंथ में क्या होता है, 7th मंथ में देखो, 7th मंथ तक टेस्टिस आपके एब्डोमेन में रहता है। 7th मंथ में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से आपका जो टेस्टिस होता है वो आपका वृषण कोश में आता है, यानी वृषण कोश में आता है। टेस्टिस स्क्रोटम सैक में आता है, जिसके वजह से जो टेस्टिस होता है, जिसकी वजह से स्क्रोटम या वृषण कोश में आ जाता है, ठीक। अब क्या होता है, कभी-कभी ऐसा क्या होता है कि जो आपका स्क्रोटम है, स्क्रोटम में 7th मंथ के बाद टेस्टिस नहीं आ पाता। अगर ऐसा हुआ तो एक बीमारी हो जाती है, उसे बोलते हैं क्रिप्टोकिड्जम। उस बीमारी का नाम है क्रिप्टोकिड्जम, ठीक है। यानी अगर 7th मंथ तक आपका जो टेस्टिस होता है, अगर स्क्रोटम में नहीं आ पाया, तो एक बीमारी हो जाती है क्रिप्टोकिड्जम, ठीक है। यानी 7 मंथ के बाद एब्डोमेन में टेस्टिस का आना कंपल्सरी है। अब ऐसे तो अगर टेस्टिस में नहीं आया तो गैमेटोजेनेसिस भी मतलब युग्मक का निर्माण भी नहीं होगा। अंदर युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा, तो मतलब वो कैसा हो जाएगा,
इनफर्टाइल मतलब वो प्रजनन नहीं कर सकेगा, मतलब वो बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी उसके अंदर नहीं रहेगी। अब आगे बात करते हैं, जो आपका वृषण होता है, नेक्स्ट पॉइंट बात करें, वृषण जो होता है वो पतली होती है, वृषण पर पतली और ढीली ढाले रोमयुक्त त्वचा होती है। त्वचा होती है, यानी आप अगर विश्वकोश को देखो, उसकी जो मसल मैंने बताया पहले हो ना, उसकी मसल कैसी होती है, बहुत ढीली होती है, ठीक है, बहुत ढीली होती है, और उसके ऊपर आपके बाल भी पाए जाते हैं, रोम भी पाए जाते हैं। और वहीं वृषण कोश के नीचे, वृषण कोश की जबकि जो त्वचा होती है, वृषण कोश की त्वचा के नीचे ढीले आपके संयोजी विभेदक भी होते हैं। तो को बात करें वृषण कोश के नीचे, वृषण कोश के त्वचा के नीचे आपकी कुछ ढीली सॉरी संयोजी ऊतक होते हैं, ढीली, वो भी कैसी होती हैं आपकी, ढीली होती है, बहुत टाइटली बांध नहीं होती हैं, ढीली संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है। नीचे नीचे आपकी एक मसल्स पाई जाती हैं, जो आपकी कैसी होती हैं, स्मूथ होती हैं, आरेखित पेशीय तंतु पाए जाते हैं, का बना होता है, बना होता है जिसे हम डायस्टोस मसल भी कहते हैं। क्या? डायस्टोस मसल या पेशी कहते हैं, ठीक है। यानी क्या कहने का मतलब ये है, जो विसर्ग कोष होती है उसके त्वचा के नीचे कुछ आपके संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, ढीली ढाली संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। उसके नीचे आपकी कुछ स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, आरेखित पेशी मतलब स्मूथ मसल। अच्छा, स्मूथ मसल आपने पढ़ा है 11th के बुक में आप जाओ तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में आपको एनिमल टिश्यूज पढ़ाए गए हैं, वहाँ पे आपको पता होगा स्मूथ मसल्स के बारे में जानकारी दी गई होगी। अगर आपको ना याद हो तो आप 11th एनसीईआरटी में जाइए, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में, उसमें देखिए आपको दिया गया है स्मूथ मसल के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो विसर्ग कोष होता है, जो आपका टेस्टिस होता है, मैंने आपको अच्छा बताया इसके पहले कि 7 मंथ के बाद जो आपकी टेस्टिस होती है एब्डोमेन से चली जाती है कहाँ, स्क्रॉटम में। अब ऐसा सोचो, इनाया से हम पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाल्टी तो धीरे धीरे डालते हैं, उससे रस्सी मान कर डालते हैं नहीं, अगर डायरेक्ट डालेंगे तो बाल्टी आपके अंदर गिरेगी, डायरेक्ट गिरेगी, कुछ बाल्टी के साथ कुछ भी हो सकता है। वैसे ही आपकी जो टेस्टिस होती है उसको धीरे धीरे रस्सी से धीरे धीरे गिराया था, उसका नाम क्या है, इनग्यूनल कैनाल, इनग्यूनल कैनाल। जबकि इनग्यूनल कैनाल है, इसे हम वंशल नाल भी कहते हैं, वंशल नाल, ठीक है। जो वंशल नाल, ये आपकी इनग्यूनल कैनाल होती है, टेस्टिस आपकी दो हैं, तो ये एक ही विषरकोश में होती हैं। तो अब विषरकोश देखो दो भाग में डिवाइड होगा, क्योंकि टेस्टिस दोनों दो साइड होते हैं, तो उसमें डिवाइड करने का मसल्स होंगी, पेशीज होंगी, तो उसे क्या करेंगे, दो भाग में डिवाइड करेंगे। तो वहाँ वर्ड यूज होता है, देखो स्क्वाटम को दो भागों में डिवाइड किया गया, सेप्टा मतलब डिवाइड करने वाली एक लाइन, ठीक है। स्क्वाटम डिवाइड करें तो स्क्रोटल सेप्टम बोल सकते हैं नहीं, यहाँ वही कहा गया है अंडकोश विभाजक पट, यानी एक वर्ड यूज करते हैं हम, अंडकोश, अंडकोश विभाजक पट, विभाजक पट आपके स्क्रोटम सैक को दो भागों में डिवाइड करता है।
ये वृषणकोश को दो भागों में बांटता है। ठीक है, दो भागों में बांटा, जो मैंने बताया आपके अंडकोश विभाजक पट। अंडकोश विभाजक पट को हम क्या बोल सकते हैं? स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टम, ठीक है, स्क्रोटल सेप्टम भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि आपका दो भाग में, एक लेफ्ट एक राइट, एक दायां बायां अर्ध भाग, क्योंकि आधे भाग में बांट गई भाई, आधे इधर आधा इधर, तो इसे बोल सकते हैं दायां भाग, एक बायां भाग। तो प्रत्येक अर्ध भाग में क्या होता है? एक एक टेस्टिस होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है? अब क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस से एक रस्सी बंधी हुई होती है। मैंने बताया कि जो टेस्टिस होती है आपकी इनिशियल कहाँ होती है? एब्डोमेन में। वहां से धीरे 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 गिराया जाता है कहाँ? स्क्रोटम में। तो अब जो रस्सी होती है, रस्सी का एक सिरा, रस्सी का एक सिरा आपका टेस्टिस से बंधा होता है। अब देखो आपका इस रस्सी का नाम क्या है? इनग्यूनल कैनाल। इनग्यूनल कैनाल को हम बोलते हैं वंछड़ नाल। वंछड़ नाल, ठीक है। वंछड़ नाल क्या होता है? दोनों ये क्या करता है? टेस्टिस को, टेस्टिस, इसका एक सिरा टेस्टिस से बंधा होता है। और दूसरी बात करते हैं, ये क्या जोड़ती है? स्क्रोटम, जो सोड़ी मेखला होती है, पेल्विक कैविटी, ये वहां जाके जुड़ती है आपकी इंग्यूनल कैनाल। तो हम कह सकते हैं, तो वृषणकोश का प्रत्येक प्रत्येक अर्धभाग, प्रत्येक अर्धभाग, उदर गुहा, अर्धभाग उदर गुहा के अपनी ओर के श्रोणि मेखला या श्रोणि भाग कह सकते हो। श्रोणि भाग यानी पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी से जुड़ा होता तो होता क्या है कि जो आपका इंग्यूनल कैनाल है, देखो आपकी वृषणकोश से दो भागों में बटी है, क्योंकि टेस्टिस एक इधर एक इधर। तो इधर का जो एक तरफ का जो आधा भाग है, ये जाके अपने साइड की पेल्विक कैविटी से जुड़ता है। दूसरे भाग का जो है वो जाके दूसरी साइड की पेल्विक कैविटी से जुड़ती है। यानी किसी दो रस्सियां हुई, एक इधर रस्सी, और रस्सी कैसे होती है? पतली होगी। और कितनी, इस रस्सी का जो साइज है 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। इसके साथ साथ ये आपकी जो रेखित पेशी, स्ट्रेटेड मसल फाइबर, रेखित पेशी तंतु से बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल फाइबर। देखो ये सब आप 11th एनसीईआरटी में पढ़ चुके हो। 11th एनसीईआरटी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, उसमें आपको ये सारी मसल्स के टिश्यूज के बारे में बताया गया है। तो ये सारी मतलब रेखित पेशी तंतु, स्ट्रेटेड मसल फाइबर, ये क्या करती हैं? ये गुच्छा बनाती हैं। तो ये जो गुच्छा होता है वृषणकोश के अंदर ही होता है। तो कहते हैं कि ये आपकी ये गुच्छा बनाती है, ये एक आपस में ढेर सारी रेखित पेशी तंतु मिलती हैं, तो एक गुच्छा बनाती हैं, गुच्छा बनाती है, ठीक है। ये गुच्छा का वृषणकोश के, ये गुच्छा वृषणकोश के प्रत्येक अर्धभाग की अधस्त्वची
पेशी स्तर को उदरीय अधस्त्वची पेशी स्तर से जोड़ता है, स्तर से जोड़ता है। तो होता क्या है कि आपका जो स्ट्रेटर मसल होती हैं, स्ट्रेटर मसल होती हैं ढेर सारी मिलके आपकी एक गुच्छा बनाते हैं। जो गुच्छा होता है वृषण कोश के, देखो वृषण कोश दो भाग में है, आधा भाग इधर आधा भाग इधर। तो प्रत्येक हम देखो एक आधे भाग की बात करें तो दूसरा आधा भाग भी वैसा होगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो मैंने एक आधे भाग की बात कर दी। तो एक आधे भाग में क्या करता है, आधे भाग में जो अधस्त्वची पेशी जो उसकी पेशी होती हैं वो उदरी अधस्त्वची पेशी से जोड़ता है। ठीक है, इस पेशी को जो जोड़ने वाला पेशी है इसे बोलते हैं विषणोत्कर्ष तंत्रिका, विषणोत्कर्ष तंत्रिका, या इसे बोलते हैं क्रीमेस्टर पेशी। जो आपके गुच्छाओं को मतलब इन पेशी जो पेशी के अधस्त्वची पेशी को उदरी अधस्त्वची पेशी को जोड़ने वाली जो आपकी गुच्छाएं हैं, इन पेशी गुच्छाओं को आप कहेंगे विषणोत्कर्ष विषणोत्कर्ष तंत्रिकाएं, या हम इसे बोल सकते हैं क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर या क्रीमास्टर मसल। ठीक है, अभी और ये जो क्रीमेस्टर मसल होती है, क्रीमेस्टर मसल विषणोत्कर्ष तंत्रिकाएं, ये जाकर आपकी वंक्षण नाल इंग्यूनल मसल तक जुड़ी होती हैं, सल तक फैली होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपकी वृषण कोश होती है, इसका सबसे मेन फंक्शन, कुछ याद रहे ना याद रहे, इसको जरूर याद रखना, एग्जाम में कुछ ना पूछे, सबसे इम्पोर्टेंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। कुछ पूछे ना पूछे, आपको जरूर याद होना चाहिए कि जो आपकी वृषण कोश होता है, वृषण कोश, यह टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम करता है या मेंटेन रखता है, कम रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यही चांसेस है मैक्सिमम बहुविकल्पी में आपका क्वेश्चन पूछने के, और बाकी तो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मैंने देखा आपका प्रीवियस से उठा के इसमें क्वेश्चन से पूछने के चांसेस बहुत कम है, बस ये ध्यान रखना। और क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी है उसको याद रखना। तो ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या है, होता क्या है, जो आपका वृषण कोश है, टेस्टिस है, पहले गॉड ने सोचा इसे हम बॉडी के अंदर रखते हैं। तो हुआ क्या, टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा था, गैमेटोजेनेसिस नहीं हुई, नवयुग्मक बन ही नहीं पा रहा था। तो भगवान ने सोचा अच्छा इसका टेम्परेचर हमको कम करना है, तो उन्होंने लगाया जुगाड़। जुगाड़ ये था कि उन्होंने बॉडी के उसको बाहर कर दिया। तो स्क्रॉटम के अंदर, बॉडी के बाहर, स्क्रॉटम के अंदर, स्क्रॉटम कहाँ है, बॉडी के बाहर ही तो है वृषण कोश। तो ठीक है, उसको बॉडी के बाहर रख दिया। जब बॉडी के बाहर रखने से फायदा ये हुआ, जब आपकी ठंडी ज़्यादा हुई, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है ना, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपकी जो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, तो बॉडी टेम्परेचर ये होता है। और
जो वृषण कोश है, टेस्टिस है, इसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इससे कम टेम्परेचर 37 से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए इसको टेम्परेचर, यानी 34 से 35 चाहिए इसको टेस्टिस को। तो जब ये बॉडी के बाहर अगर ठंड ज़्यादा हुई, बाहर का टेम्परेचर गिरने लगा, जब बाहर टेम्परेचर गिरेगा, ये बॉडी से थोड़ा बाहर है, हटके है, तो इसका भी टेम्परेचर गिरने लगेगा। तो आप ठंडी में देखते हैं क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, ये बॉडी सिक के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आ जाएगा, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, बॉडी के बराबर लगभग बराबर आएगा। और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तब भी कम ही रहेगा बॉडी से, ठीक है। और गर्मी ज़्यादा आई, बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट में गर्मी ज़्यादा तो है ही, गर्मी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, बॉडी टेम्परेचर भागने लगा, ठीक है। अब उसका टेम्परेचर घटाना, उसने क्या किया, अब उस समय मसल्स क्या होती हैं, लूज हो जाती हैं, बॉडी से दूर चली जाती हैं। जब बॉडी से दूर चली जाती हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी अब भी उसका टेम्परेचर क्या है, मेंटेन है। तो ये अच्छी मैकेनिज्म है गैमेटोजेनेसिस कराने की, यानी नरयुग्मक का फॉर्मेशन करने के लिए टेस्टिस चाहिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम। जब चाहिए उसका टेम्परेचर कम, तो उसे ये सारी प्रोसेसेस से गुजरनी पड़ेगी। तो इस लेक्चर में हमने बात किया वृषण कोश और उनके फंक्शन के बारे में, यानी स्ट्रोकोटम, उनके फंक्शन स्ट्रक्चर क्या थे इसके बारे में बात किया। तो नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन के बारे में, वहाँ पर हम टेस्टिस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।